हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। तो हम एमसीक्यूज के माध्यम से पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। नाउ, जैसा कि आप जानते हो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में या कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। और आजकल यूपीएससी ने तो एक नया सिस्टम डाल दिया है। वो नया सिस्टम क्या है कि वो सिर्फ पिछले साल के करंट अफेयर्स नहीं पूछते, वो और पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आप ही के लिए हम पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज करेंगे। तो आज जो हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करेंगे ना, वो फॉर द मंथ ऑफ मार्च करेंगे। मार्च का महीना, मार्च 2021 के महीने के करंट अफेयर्स 100 एमसीक्यूज आपको आज ही के लेक्चर में मिलेंगे। ना आप देखना, जैसे जैसे ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप ये पाओगे कि चाहे आपने जहां से भी तैयारी करी हो करंट अफेयर्स की, कुछ ना कुछ आपसे मिस हो गया होगा। करंट अफेयर्स का यही चैलेंज है कि आप जितनी मर्जी तैयारी कर लो, जहां से भी तैयारी कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस आउट हो जाता है और फिर आपको वो पेनल्टी मिलती है उसकी आपके पेपर में। एग्जामिनेशन में आप भूल जाते हो या आपसे होता नहीं है, फिर आपके मार्क्स कटते हैं। राइट नाउ, ये जो हम तरीका कर रहे हैं ना थ्रू एमसीक्यूज, आप देखोगे कि जो जो आपके मिस आउट हुए होंगे ना करंट अफेयर्स, वो वाया एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। राइट तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के माध्यम से अगर आप करो तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन सही होता है, ये करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में भी सही होगा। पर अगर गलत हो जाता है ना, तो दिल पे चोट लगती है, और वो दिल पे जो चोट लगती है ना, वो भूलती नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका एमसीक्यू गलत हो गया तो भी बढ़िया, क्योंकि एग्जामिनेशन में गलती नहीं होगी ना। और मैटर क्या करता है, यहां गलत हो या एग्जामिनेशन में गलत हो, भाई बेटर है कि यहीं गलत हो जाए। राइट तो यहां पे गलत हो गया अगर, तो आपको याद रहेगा, ताकि आपके एग्जामिनेशन में गलती ना हो, और आप एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के हिसाब से तो पूरे प्रिपेयर्ड जाओगे। क्लियर, मेक सेंस? ठीक है, तो देखना आप जैसे जैसे हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना, आपको दिखेगा कि आपके एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की क्षमता, आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की जो एबिलिटी है, वो भी बेटर होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नॉलेज तो ठीक है, यूपीएससी के पेपर में नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का भी आर्ट आना चाहिए। और वो जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आर्ट होता है ना, वो विद प्रैक्टिस ही आता है। तो हम एमसीक्यूज इतने करेंगे, लोड्स एंड लोड्स ऑफ एमसीक्यूज करेंगे, सो दैट योर एमसीक्यू प्रैक्टिस इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। Right? And when your MCQ practice is enough for your examination, well, you have got the skill now to attempt MCQs. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल डेवलप होगी। क्लियर? चलो फिर और कोई बात नहीं करते, सीधा जंप करते हैं हम अपने MCQ पे। पहला MCQ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या MCQ है। मार्च के महीने के MCQ हैं ये, मार्च 2021। Now, which of the following initiatives mentioned below were taken to improve technical education in India? टेक्निकल एजुकेशन को एनहांस करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम अनाउंस हुई थी? तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन है ना, और पूछता है यूपीएससी। नाउ ये 4 आपको दी हुई है स्कीम्स, जिसमें से आपने बताना है कौन सी टेक्निकल एजुकेशन के लिए। एक तो है मार्गदर्शन एंड मार्गदर्शक इनिशिएटिव, दूसरी है उच्चतर आविष्कार योजना, थर्ड मनोदर्पण इनिशिएटिव, एंड लास्ट सरल इनिशिएटिव। नाउ अगर आपको ये चारों इनिशिएटिव्स के बारे में पता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। पर यहां आप देखना, हम ये भी देखेंगे कि अगर इन चारों में से आपको सिर्फ 1-2 के बारे में पता है, या 1-2 या 3 के बारे में भी पता है, तो भी आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच सकते हो। पहले मैं आपको चारों इनिशिएटिव्स के बारे में बता देता हूं। मार्गदर्शन और मार्गदर्शक इनिशिएटिव है ना, जो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पता है क्या निकाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि कुछ हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स वगैरह, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वो नॉट सो अच्छे इंस्टीट्यूट्स को गाइड करें। तभी इसका नाम रखा है मार्गदर्शन स्कीम। अच्छा, जो ये नॉट सो ग्रेट इंस्टीट्यूशंस है, जो हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं पर इतना अच्छा नहीं कर रहे, उनके लिए ना अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईटीज, आईआईएम्स, जेएनयू वगैरह से प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, जो उन छोटे इंस्टीट्यूट्स के लिए मार्गदर्शक एक्ट करेंगे।
एज मार्गदर्शक ये उन्हें गाइड करेंगे कि आप कैसे इंप्रूव हो सकते हो। मान लो कोई छोटा कॉलेज है, उसको मार्गदर्शक गाइड करेंगे और ये ओवरऑल गाइडेंस होगी किसी बड़े इंस्टीट्यूट की, अच्छे IIT IIM या JNU वगैरह वगैरह की। क्लियर? तो ये तो हायर एजुकेशन के लिए है, बिल्कुल सही। दूसरा, उच्चतर आविष्कार योजना। हम पता क्या चाहते हैं थ्रू उच्चतर आविष्कार योजना? हम ये चाहते हैं कि हमारे कंट्री में भी ना इनोवेशन हो, क्योंकि इनोवेशन अगर आपकी कंट्री में होती है ना, टेक्निकल इनोवेशन, तो आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। USA को देख लो, चाइना को देख लो, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, फेसबुक, Amazon, ये टेक्निकल इनोवेशन से ही आगे आए हैं, साइंटिफिक इनोवेशन से ही आगे आए हैं, राइट? AI में इनोवेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन में इनोवेशन कर रहे हैं, राइट? नाउ USA और चाइना को देख के ना इंडियन गवर्नमेंट ने पता है क्या पाया? इंडियन गवर्नमेंट ने पाया है कि जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसकी ठीक ठाक कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटीज के साथ। यूनिवर्सिटीज इनोवेशन करती हैं और इंडस्ट्री जो होती है, कंपनीज जो होती हैं, वो देखती हैं कि इस इनोवेशन से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उच्चतर आविष्कार योजना जो है वो यही एम कर रही है इंडिया में कि इंडस्ट्रीज, कंपनीज और यूनिवर्सिटीज हाथ मिला लें। तो ये भी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए। अच्छा, मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है? वेल, मनोदर्पण इनिशिएटिव ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो अंडर मनोदर्पण इनिशिएटिव आप ना मेंटल हेल्थ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, छोटे बच्चों के, उनके पेरेंट्स की, और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स को भी अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसे भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू दिस इनिशिएटिव। तो मनोदर्पण इनिशिएटिव तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये तो हायर या टेक्निकल एजुकेशन में आएगा ही नहीं। और लास्ट है सरल इनिशिएटिव। वेल, सरल इनिशिएटिव का तो एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो सरल इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, और ये पता है क्या देख रहा है? सरल ना एक इंडेक्स है जो स्टेट्स को रैंक देता है, किस बेसिस पे कि स्टेट्स ने कैसी पॉलिसी निकाली है जिसकी वजह से उनके एरिया में सोलर रूफटॉप प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। जैसा कि आप जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स सोलर रूफटॉप को एनहांस करने की कोशिश कर रही हैं कि सोलर रूफटॉप सारे के सारे लगाएं, हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं। तो स्टेट्स कैसी पॉलिसीज निकाल रही हैं जिससे सोलर रूफटॉप इंप्रूव हो, उसके बेसिस पे आपने रैंक दिया है, राइट? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा सरल इनिशिएटिव, ठीक है? नाउ आंसर क्या बनता है 1 और 2? तो आंसर तो ए बनता है। पर मान लो आपको नहीं पता था मार्गदर्शन के बारे में और उच्चतर आविष्कार योजना के बारे में, तो भी आप क्लियरली बता सकते हो कि अगर आपको सिर्फ यह पता होता कि सरल इनिशिएटिव क्या है और मनोदर्पण क्या है। मनोदर्पण तो नाम से भी पता चल रहा है, मन का दर्पण, राइट? तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो इन दोनों ऑप्शंस के अगर बारे में आपको पता है तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर लो। 3 और 4 कहां कहां नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 1 और 2 में ही नहीं आ रहे हैं, राइट? तो 1 ऑप्शन या ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 3 और 4 बी में तो है, सी में 4 है और डी में 3 और 4 दोनों है, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन एलिमिनेशन की भी कला आपको आनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? चलो, और साथ ही साथ वैसे इस एमसीक्यू के थ्रू आप देख रहे हो कि इस एमसीक्यू के थ्रू मैंने सिर्फ आपको आंसर नहीं बताया, मैंने आपको नॉलेज भी दी है, बाकी इनिशिएटिव्स के बारे में भी पता चल गया है। तो मान लो यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है जो बिल्कुल ऐसा नहीं होता पर इससे रिलेटेड होता है, उसमें सरल और मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में होता है कुछ, राइट? कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब उस रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अब आपको चारों ऑप्शंस के बारे में पता है, राइट? तो इसीलिए एमसीक्यूज के थ्रू तैयारी करना इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको। एमसीक्यूज के थ्रू तैयारी जब आप करते हो तो सिर्फ आपके एमसीक्यूज प्रिपेयर नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि जब आप सिर्फ यही क्वेश्चन अगर यूपीएससी में रिपीट हो गए तो ही आपका आंसर सही होगा, नहीं। अब आपको इन चारों के बारे में भी तो पता है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस अगर आ जाए तो अब आपका सही होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्विट्जरलैंड। अब जैसा कि आप जानते हो यूपीएससी में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि ये सिटीज को नॉर्थ साउथ में लगाओ, ईस्ट वेस्ट में लगाओ, इस स्टेट को, इस कंट्री को कौन सी और कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं, कोई लैंडलॉक्ड है कोई नहीं है, राइट? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वैसा ही है स्विट्जरलैंड वाला क्वेश्चन। Switzerland is a landlocked country with Germany and France only as its immediate neighbors.
ये स्टेटमेंट कहती है कि स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर आपने मैप्स अच्छे तरह से स्टडी किए हैं तो आप जानते होंगे कि हाँ, ये बात तो सही है, स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री तो है, पर एग्जैक्टली हमें ये याद नहीं होता कि किस किस कंट्री ने उसे बॉर्डर किया हुआ है। खैर, देखते हैं उसे भी। स्विट्जरलैंड इज एक्नॉलेज्ड एज अ न्यूट्रल स्टेट इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। बिल्कुल सही बात है। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 की कंक्लूजन की ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ठीक है। उस ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में लीग ऑफ नेशंस भी बना था, जो यूएन का प्रीडिसेसर था, राइट। और लीग ऑफ नेशंस ने स्विट्जरलैंड को एक परमानेंट न्यूट्रल स्टेट का टाइटल दिया था, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड थी ना, वो वर्ल्ड वॉर 1 में किसी भी साइड पे नहीं थी, और उसके अलायंस भी किसी भी वर्ल्ड वॉर 1 में फाइटिंग कंट्री के साथ नहीं थे, इसीलिए इसे न्यूट्रल स्टेट गिना गया था, और आज भी काफी न्यूट्रल है ये। देन थर्ड, स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। नाउ नेटो आपको पता होना चाहिए, नेटो क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई थी। नाउ यूएसएसआर बड़ा पावरफुल था और वो यूरोप को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर सकता था। नाउ यूरोप की वो सारी कंट्रीज जो यूएसएसआर की साइड नहीं थी, यूएसए की साइड थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने बनाया, यूएसए ने, नेटो। नेटो के थ्रू यूएसए ने कहा कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, उसमें यूके भी होगा, टर्की भी था, फ्रांस भी था, वेस्ट जर्मनी भी था, नेटो हम बना लेते हैं। और नेटो की खास बात यह होगी कि किसी भी कंट्री पे, इस ग्रुप की किसी भी कंट्री पे कोई अटैक होगा तो इट शैल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ द मेंबर्स, सारे मिलके फिर उसको डिफेंड करेंगे, राइट। स्विट्जरलैंड अगर न्यूट्रल है तो वो नेटो का पार्ट कैसे होगा, राइट, तो वो नेटो का पार्ट नहीं है। नाउ इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपको अच्छे से लोकेशन नहीं पता ना, फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। कैसे? ये तो आपको पता है न्यूट्रल स्टेट है, और क्योंकि ये न्यूट्रल स्टेट है, ये नेटो का मेंबर नहीं हो सकता, तो 2 और 3 तो करेक्ट है, राइट। इस ऑप्शन में अगर आप देखना तो आप 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर सकते हो, 1 और 2 ओनली, 3 ओनली, ठीक है। अब ये दोनों बचे रह गए। यहां पे अब हम देखते हैं लोकेशन स्विट्जरलैंड की, तो ध्यान देना, ये रहा स्विट्जरलैंड का मैप, इसे बॉर्डर कर रहा है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, लिechtenstein, इटली। तो सिर्फ इसे है तो ये लैंडलॉक्ड, पर इसे सिर्फ फ्रांस और जर्मनी बॉर्डर नहीं कर रहे, 3 और कंट्रीज बॉर्डर कर रही हैं। यहां लिechtenstein है, यहां ऑस्ट्रिया है, यहां इटली है, ये याद रखना। अब स्विट्जरलैंड के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपको पता है ना, फ्रांस नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, जर्मनी नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, साउथ में इटली है, ईस्ट में ऑस्ट्रिया और लिechtenstein है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो हम कहेंगे कि ये तो गलत है, सो द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज 2 और 3, ठीक है, मेक सेंस। चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन। नेक्स्ट ऑप्शन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन was awarded the Nobel Prize in 1952 for the discovery of रमन इफेक्ट। नाउ ये थोड़ा ना पेचीदा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है ना, तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। पूरी नॉलेज कैसे, मतलब अगर आपको पार्शियल नॉलेज है ना, जैसे बहुत सारे लोगों को पार्शियल नॉलेज पता है क्या है, कि हाँ सर सीवी रमन को मिला है नोबेल प्राइज, बिल्कुल सही है, और सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी मिला था रमन इफेक्ट के लिए ही, ठीक है। तो आप ना ऑप्शन 2 को करेक्ट कर दोगे, पर ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं है, क्योंकि सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, और यहां तो 1952 लिखा हुआ है। बाय द वे, ऑफ टॉपिक अगर आपको नॉलेज बताऊं तो रमन इफेक्ट जो है ना, वो डिस्क्राइब करता है फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होती है, ठीक है। रमन इफेक्ट के थ्रू ही आप एक्सप्लेन करते हो कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जो सन की रेज हो रही हैं वो जब स्कैटर करती हैं, जो भी ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनसे जब उन पे हिट करती है सन की रेज और स्कैटर होती है, तो वो ब्लू वेवलेंथ में स्कैटर होती है, स्काई का कलर ब्लू दिखता है, सी का कलर ब्लू दिखता है। वैसे ही बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दिखती हैं स्काई में, क्योंकि लाइट स्कैटर होती है। जब सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है या सनसेट होता है, तो सनसेट के टाइम पे खासकर सन रेडिश दिखता है, क्योंकि लाइट स्कैटर हो रही है। क्लियर? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रमन इफेक्ट सीवी रमन ने ढूंढा था, ठीक है, और उसके लिए उन्हें नोबेल मिला है, पर 1930 में मिला है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाती है। हां,
रमन इफेक्ट के लिए सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था और उन्हें मिला था 28 फरवरी को, और हमने 28 फरवरी को डिसाइड कर लिया कि ये आज से इंडिया का नेशनल साइंस डे होगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ी उपाधि मिली है। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला है हमारे एक फिजिसिस्ट को, हमारे साइंटिस्ट को। वैसे तो हमारे बहुत सारे लोगों को साइंस के अलावा और बहुत सारी फील्ड्स में नोबेल मिल जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए, उनकी जो एक रचना थी, उसके लिए नोबेल मिला हुआ था। पर साइंस के लिए हमारे देश के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वो थी, ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट था, राइट, गौरवपूर्ण बात थी। तो इसीलिए हमने इस दिन को नेशनल साइंस डे कह दिया। तो नेशनल साइंस डे विच इज 28 फरवरी इज एक्चुअली celebrated to commemorate the discovery or to commemorate the award of Nobel Prize to Sir C.V. Raman। ठीक है, तो सर सीवी रमन को 28 फरवरी को नोबेल प्राइज मिला था। कौन से ईयर में मिला था? 1930 में मिला था। और उस दिन को हम आज से कहते हैं, उस दिन से हम कहते हैं नेशनल साइंस डे। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट 1952 की वजह से गलत हो जाती है, और इसीलिए द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज 1 ओनली, ए। ठीक है, खैर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। विद रेफरेंस टू काला अजर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ काला अजर एक डिजीज है जो मस्कीटो के बाइट से ही होता है, जैसे मलेरिया मस्कीटो के बाइट से होता है, राइट। वैसे काला अजर किसकी बाइट से होता है? सैंड फ्लाई। अफ्रीका में बहुत होता है, इंडिया में भी होता है। नाउ जैसे मलेरिया है, मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो आपको बाइट करेगी। नाउ मस्कीटो की बाइट से आपको मलेरिया नहीं होता। मस्कीटो के अंदर ना एक पैरासाइट होता है, ठीक है, मलेरिया का पैरासाइट। जब मस्कीटो आपको बाइट करता है, वो पैरासाइट आपके अंदर एंटर कर जाता है, राइट। इसी वजह से आपको मलेरिया होता है। सेम काला अजर में है। काला अजर में क्या होगा? सैंड फ्लाई आपको बाइट करेगा, पर सैंड फ्लाई के अंदर एक पैरासाइट है जिसका नाम है लीशमेनिया। वो पैरासाइट आपके अंदर घुसेगा तो आपको हो जाएगा लीशमेनियासिस। ठीक है, आपको डिजीज होगा विसरल लीशमेनियासिस। और विसरल लीशमेनियासिस कुछ नहीं है, काला अजर का साइंटिफिक नेम ही है। तो काला अजर का साइंटिफिक नेम है विसरल लीशमेनियासिस। लीशमेनियासिस नाम से पता चलता है कि लीशमेनिया नाम के पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर होता है, इसी वजह से होता है आपको। और ये पैरासाइट कहां से एंटर करता है? जब सैंड फ्लाई आपको काट जाती है। क्लियर? अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। It is characterized by irregular bouts of fever and substantial weight gain। ना weight loss होता है, डायरिया ये सब होता है। It is caused by a virus called leishmania। ना वायरस नहीं है, वो पैरासाइट है। याद रखना होता है, इसमें कंफ्यूजन होती है। लीशमेनिया सुनते ही, ये बहुत होता है प्रीलिम्स देते हुए, कि आप अपने कोई जान पहचान की चीज सुन लेते हो ना, फटाफट टिक डाल देते हो। आपने देखा इट इज कॉज्ड बाय लीशमेनिया, हाँ यही तो पढ़ा था, टिक कर दोगे। आपने बस ये ध्यान से नहीं पढ़ा, वायरस, राइट। इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होते हैं, और वो ध्यान से पढ़ने की भी कला कब आती है? प्रैक्टिस के साथ आती है, और वही तो हम कर रहे हैं, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज, ये बिल्कुल सही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? वेल, 3 ओनली, बी ऑप्शन, राइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 75। नाउ इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 75 पता क्या है? अंडर प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी अक्वायर करेगी 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, न्यूक्लियर नहीं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। और ये सबमरीन्स किस क्लास की होंगी? स्कॉर्पिन क्लास की। अच्छा, जहां भी आप सुनो स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन है, तो याद रखना उसकी टेक्नोलॉजी हमें फ्रांस ने दी है। स्कॉर्पिन क्लास की जो सबमरीन्स हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हमें फ्रांस ने दी है। फ्रांस ने हमें टेक्नोलॉजी दे दी है, बना हम खुद रहे हैं, पर टेक्नोलॉजी आई है स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स की फ्रांस। तो अंडर प्रोजेक्ट 75 इंडियन नेवी 6 डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स अक्वायर करेगा। वो सबमरीन्स मैन्युफैक्चर कहां होंगी? वो सबमरीन्स मैन्युफैक्चर इंडिया में होंगी। इंडिया में एक शिप ब्लॉक है, यार्ड है, माजगांव शिप बिल्डर,
मासगांव शिप बिल्डर, जैसे कोची शिप बिल्डर है वैसे मासगांव शिप बिल्डर है। कोची शिप बिल्डर वाले एरिया में क्या बन रहे हैं, आपका आईएनएस विक्रांत बन रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर। खैर यहां पे आप ये जो शिप बिल्डर है ये मैन्युफैक्चर करेगा 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 75 है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट। Scorpion class attack submarines. The submarines in the project 75 Scorpion class are powered by diesel electric propulsion system, बिल्कुल सही है। वगीर इज द 5th एडिशन टू द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ये न्यूज में ही इसलिए था, ये जो इसीलिए एमसीक्यू आया। अभी रिसेंटली 6 करनी है, 5 हो चुकी हैं। 5वीं शिप कौन सी थी, आईएनएस, 5वीं बोट, 5वीं सबमरीन थी आईएनएस वगीर, ठीक है। तो ये भी सही है, करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1 2 3, ये तीनों सही हैं। क्लियर, प्रोजेक्ट 75 याद रखना, ओके, ठीक है। तो हम यहीं तक करेंगे, अब नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज लेंगे चेतन सर, ऑलराइट। तो ओवर टू चेतन सर नाउ। हेलो गाइस, अभी आपने 49 क्वेश्चंस किए राघव सर के साथ। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू 50 जीएस एमसीक्यूज विद अस डेली एज फार एज योर स्टैटिक पार्ट इज कंसर्न्ड एंड 100 एमसीक्यूज फ्रॉम करंट अफेयर्स पोर्शन। ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत कंसोलिडेट करेंगे। 150 MCQs फॉर द नेक्स्ट 50 days. Now, even in the current affairs portion, we will try to impart to you the basic conceptual understanding as well. खबरें तो करवाएंगे, उनके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे स्टैटिक के साथ जोड़ के, so that आप उसको अच्छे से इंटरनलाइज कर सको। राइट, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 इज क्वेश्चन नंबर 50 इज कि with reference to BBIN initiative, consider the following. It's a motor vehicle agreement for the regulation of passengers, personal and cargo vehicle traffic. Second option is it will help to create an institutional mechanism for the regional integration. Clear? Now, BBIN बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, इन 4 बॉडीज़ का एक कंट्रीज़ का एग्रीमेंट है जिसके अंदर, इनिशिएटिव के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, बेटर वाटर कनेक्टिविटी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी, बेटर ऑन रोड कनेक्टिविटी। तो ये असेंशली जो है ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ही है एक तरह का, जिसके अंदर हम पैसेंजर, पर्सनल एंड कार्गो व्हीकल का ट्रैफिक को कनेक्ट करना चाहते हैं। सार्क जो एक और हमने बॉडी की है, सार्क में हमने BBIN वाले इस आइडिया को प्रमोट किया था कि इस तरह की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पर उस समय बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं मानी थी, तो एक अलग इनिशिएटिव लेके आए थे BBIN। इट विल हेल्प टू क्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रीजनल इंटीग्रेशन। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आर आंसर वुड बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The 2001 FO32 poses no threat of collision with our planet now or for centuries to come. Second, Trojan asteroids share an orbit with larger planet but do not collide with it. आपने अगर ये जो जितने भी ये पिछले वाला EU वाला भी क्वेश्चन था, या मैं अभी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये न्यूज़पेपर में एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आते थे हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, या न्यूज़पेपर हिंदू में एडिटोरियल्स हैं, उन्हीं से ये निकाले हुए हैं। तो एक एक्सप्लेन्ड आर्टिकल आया था जिसका वो था कि व्हाट इज़ 2001 F32 द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड पासिंग बाय अर्थ दिस ईयर। तो ये क्या है, ये एक एस्टेरॉयड है जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो अर्थ के पास से गुजरा है। अब वैसे तो इससे अपने को इसके कोई कोलिजन के चांसेस नहीं है, ना अब हैं ना अगले 100 साल में है, बट जस्ट सो यू नो कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जितनी करीब ये था अर्थ के, उसको पोटेंशियली डेंजरस माना जाता है, पोटेंशियली हैजर्डस। ये नहीं कि वो कोलाइड कर जाएगा, बस एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से कि यार ये तो काफ़ी पास हो गया अगर देखा जाए तो। क्लियर, बट डोंट वरी, अर्थ इज नॉट कमिंग टू एन एंड। सेकेंड, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, ये कौन से एस्टेरॉइड्स होते हैं, हम ट्रोजन किसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी में इन जनरल? ट्रोजन इज अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी, यूजुअली एस्टेरॉइड को ही बोलते हैं कि यू कैन से ट्रोजन इज अ स्मॉल एस्टेरॉइड दैट शेयर्स द ऑर्बिट ऑफ अ लार्जर वन। जैसे एक अगर ये लार्जर बॉडी का वो है ऑर्बिट है, तो ये स्मॉलर बॉडी का वो है ऑर्बिट है। इट रिमेन्स इन अ स्टेबल ऑर्बिट अप्रॉक्सीमेटली से 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसे, पर ये स्टेबली उसको फॉलो करेगा, पर उससे कभी कोलाइड नहीं करता है।
तो ट्रोजन एस्टेरॉयड शेयर एन ऑर्बिट विद अ लार्जर प्लैनेट बट डू नॉट कोलाइड विद इट, यही इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक, और यही आपको पता भी होना चाहिए। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 59 का आंसर वुड बी सी, बिल्कुल ठीक है। चले आगे 60, द संगे नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़, अगेन वोल्केनिक इरप्शन हुई थी तो काफ़ी न्यूज़ में था ये। बेसिक फैक्ट है, कहाँ पर है ये, जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और इक्वाडोर। एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आपको आता है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का कोई तुक्का नहीं बनता। आप बोलो ना तो आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यार ये जापानीज नेम लग रहा है या इंडोनेशियन या न्यूजीलैंड या इक्वाडोर का, ना आपने कभी इसका नाम सुना, ना आपने कभी स्टैटिक जीके में इसका नाम सुना। ये क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट ना ही करके आना, अगर पेपर में आ जाए, मतलब ऑफ कोर्स ये आ जाएगा, अब तो आप कर ही आओगे इस जॉनर का क्वेश्चन, ठीक। तो संगे नेशनल पार्क इज इन इक्वाडोर, काफ़ी खबरों में था बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। चले आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। IIT मुंबई ने कुछ किया था, उससे रिलेटेड जो ये खबरों में था। रमन थर्मोमेट्री टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमिन द लोकल टेम्परेचर इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लोकल टेम्परेचर आपने चेक करना है कि कौन सी चीज़ हीट अप हुई है, टेम्परेचर बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, तो आप रमन इफेक्ट या रमन थर्मोमेट्री को यूज़ कर सकते हो। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट 2, द रमन स्कैटरिंग फिनोमिना इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर डिटेक्शन, ये तो उधर की स्टेटमेंट हो गई। स्टेटमेंट नंबर 3, CV Raman won the Nobel Prize in Science for the discovery of Raman scattering. Options are 1 only, 1 and 2, C and D, and which of the following are correct? हाँ जी 61। Now रमन इफेक्ट होता क्या है कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से स्कैटर करती है, मान लो कोई मॉलिक्यूल उठा लिया मैंने, ये मैंने इसे मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक, और लाइट इससे स्कैटर की, तो दो बैंड्स को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। एक होता है हायर फ्रीक्वेंसी का और एक होता है लोअर फ्रीक्वेंसी का। एक तो ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल लाइट, उससे एक हायर फ्रीक्वेंसी का बैंड और एक लोअर फ्रीक्वेंसी का बैंड। जो हायर फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स। जो लोअर फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक्स। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, बस ये जान लो कि ऐसा होता है, ठीक। अब इन दो बैंड्स की रिलेटिव इंटेंसिटी को स्टडी करके हम उस मॉलिक्यूल का, जिस मैंने यहाँ पे लाइट मारी और से मान लो ये मेरा, इधर देखिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ मैंने लाइट की तो ये मेरे दो बैंड्स निकले, ये है लोअर बैंड तो ये हो गया एंटी स्टोक, ये है हायर बैंड स्टोक्स। इनकी इंटेंसिटी के डिफरेंस को स्टडी करके मैं इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बता सकता हूँ। एंटी स्टोक्स कंपोनेंट ऑफ रमन स्कैटरिंग इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर? Therefore, by measuring the intensity of anti-Stokes scattering light, we can estimate the temperature. This is called Raman thermometry. Clear? साइंस के आपको जो सवाल आएंगे वो बेसिक से लेवल के ही आएंगे, क्या है पे आएंगे। जो साइंस के मुश्किल सवाल होंगे ना वो आपको अप्लाइड आएंगे, रोजमर्रा की साइंस के आएंगे, जनरल साइंस के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी, क्योंकि ये तो हम सबको पता ही है कि सीवी रमन जी हैं हमारे इकलौते ऐसे साइंटिस्ट जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर? तो आंसर ऑफ 61 इज डी। चले आगे नेक्स्ट 62। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, अगेन जस्ट आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप ये देखो, से आपने शायद इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल पढ़ा होगा, एक्सप्लेन सीरीज में आया था, व्हाई हिमाचल प्रदेश वांट टू स्टार्ट सी बकथ्रोन प्लांटेशन। तो जितने भी आपको ये मैं एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ, जैसे ये हिंदू में आर्टिकल था, कॉस्ट इफेक्टिव लाइट बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ, या फिर से ये द प्रिंट में आर्टिकल था, व्हाई इंडिया इज होम टू मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज बट डजंट हैव अ पॉलिसी फॉर देम। एंड देन सिमिलरली हमने क्या किया, आपको ये मैक्सिमम एमसीक्यूज, जैसे ये अभी हमने किया था 2001 F032 का लार्जेस्ट एस्टेरॉयड पासिंग बाय अर्थ दिस ईयर। तो इस तरह से हमने वी जस्ट कवर्ड व्हाई द यू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन LGBTIQ फ्रीडम जोन। तो इस तरह से हमने ट्राई किया कि आपको इन एमसीक्यूज के थ्रू मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स की कवरेज रिविजन हो जाए। तो अब क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
Sea buckthorn is a shrub found in the cold desert of India. Okay, now क्या ये स्टेटमेंट सही है? We'll see shortly. Statement number 2. In food, sea buckthorn berries are used to make jellies, juices, purees and sauces. अगर आप इसकी पिक्चर देखोगे तो आप इस स्टेटमेंट से वैसे एग्री कर जाओगे, काफ़ी अच्छा फ्रूट होता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, इस एरिया में काफ़ी, ये श्रब है एक तरह की, इस एरिया में काफ़ी इसको यूज़ करते हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग sea buckthorn इज यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। इसकी वैसे भी स्किन को लेके हिमाचल में ऐसा माना जाता है, लाहौल स्पीति वगैरह वाले एरिया में और ऑल्सो लद्दाख वाले कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में, कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी रियली गुड फॉर योर स्किन, और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। तो खबरों में क्या था, लाइक आई जस्ट शोड यू कि हिमाचल प्रदेश अब इसकी काफ़ी खेती करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इज और आर ट्रू? 62। फर्स्ट 1 and 3 ओनली, सेकेंड 1 and 2 1 ओनली, एंड ऑल दी अबव। तो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑल दी अबव। इट इज़ अ श्रब फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। इन फूड इट इज़ यूज टू मेक जेलीज, जूसेस, प्योरीज एंड सॉसेस, बिल्कुल सही। और तीसरी स्टेटमेंट, इन मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड एंटी एजिंग प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। 62 आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। पूरी दुनिया ऑयल पे चल रही है, लेकिन अगर ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाए तो फिर कैसे हम सिस्टम को मैनेज करेंगे? इसके लिए कोई बॉडी होनी चाहिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये भी एक रिपोर्ट निकालती है, यहाँ पे नहीं है ऑप्शंस में, उसका नाम क्या होता है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। Anyways, the question is, its mandate is to help its member respond to major oil supply disruption. ये तो मैंने आपको बता ही दिया। Second, a candidate country to the IEA must be a member country of the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. इसकी भी मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है। I want you to spend 5 to 10 minutes on the website. कोई भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है वो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आंसर इज बोथ 1 and 2, आंसर इज सी। नाउ गाइज, आपने 100 MCQ हमारे साथ किए हैं, 50 MCQ आपने भरत सर के साथ किए होंगे। धीरे धीरे एक दिन में ना आपको इसका इम्पैक्ट नहीं पता लगेगा। जिस दिन हम डे 35 पे होंगे, डे 40 पे होंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि हाँ, आज से 35 दिन पहले मैं और मेरा दोस्त एक लेवल पे थे, पिछले 35 दिनों में मैं कुछ चेंज फील कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त में नहीं है। आज से 50 दिन बाद गारंटीड आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, कुछ तो हुआ है बेटर। मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई विल डेफिनेटली स्कोर एटलीस्ट 25-30 मार्क्स मोर देन आई वुड हैव 50 डेज अर्लियर। कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे अपने आप को आराम से एक जगह बिठाओ। 2.5 से 3 घंटे लगते हैं जब हम ये प्रॉपर आपसे डिस्कस करते हैं, 3 घंटे के आसपास जब हम आपसे 100 करंट अफेयर्स के MCQ डिस्कस करते हैं। 1 घंटा लगेगा जब हम आपसे 50 GS के MCQs डिस्कस करेंगे, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में। तो 3.5 से 4 घंटे अपने दिन के फ्रीज कर दो इस चीज़ के लिए। 4 hours for 50 days and you will see the difference. I wish you all the best. I'll see you tomorrow with Feb current affairs.